तो जैसा कि बच्चों हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास है, और इस पुस्तक के पहले 2 अध्याय हम पिछली कक्षाओं में पूरे कर चुके हैं। आज इस पुस्तक का अगला अध्याय जो कि 12वां अध्याय है, जिसमें हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहरों के बारे में। तो औपनिवेशिक शहर जो बने थे, उपनिवेशवाद जब भारत में शुरू हुआ उसके बाद औपनिवेशिक शक्तियों ने, मुख्यतः अंग्रेजों ने जो नए नगर भारत में विकसित किए, उनकी पड़ताल करेंगे, उनको हम समझेंगे। और इस अध्याय के पहले भाग में हम कुछ परिचय लेंगे और साथ ही देखेंगे कि पूर्व औपनिवेशिक काल में, मतलब जब उपनिवेशवाद शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे कस्बे और शहर किस तरह के होते थे, वो हम इसके पहले भाग में आज पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय हम। तो देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय हम देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहरों का कैसे विकास हुआ। देखिए, इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे कि जब औपनिवेशिक शासन भारत में शुरू हुआ तो शहरीकरण की प्रक्रिया कैसी रही, कैसे शुरू हुई। साथ ही चर्चा करेंगे और साथ ही इन नगरों के नगरीकरण, नगर नियोजन और स्थापत्य को समझेंगे। बहुत सारे नगरों के, लेकिन 3 मुख्य नगरों के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बारे में। उन 3 नगरों की अच्छे से पड़ताल करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उनमें क्या क्या देखेंगे, उनका नगरीकरण कैसे शुरू हुआ, उनकी नगर योजना, निश्चित नक्शे के हिसाब से वो नगर बसाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वो नगर योजना समझेंगे। और साथ ही उनके स्थापत्य को भी समझेंगे कि कैसे यूरोपीय प्रभाव उन नगरों की बिल्डिंगों, उन नगरों में जो मकान बने, उन नगरों के जो नक्शे थे, सड़कें थे, उन पे कैसे यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, स्थापत्य को समझेंगे। देखिए आगे, शहरों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे कि पहले भारत में इतने बड़े नगर नहीं होते थे, तो जब नए नगर बने तो उन नगरों में सामाजिक जीवन कैसा होता था, लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया नगरीकरण ने, वो हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई के विकास क्रम की गहनता से अध्ययन करेंगे, गहनता से हम उसको समझेंगे। 3 नगरों के बारे में, मुख्यतः जो औपनिवेशिक नगर थे। अब ये जो 3 नगर है, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये पहले क्या होते थे, समुद्र के किनारे बसे बड़े नगर नहीं थे, छोटे मोटे कस्बे टाइप के थे, और इनमें जो लोग रहते थे वो मुख्यतः मछुआरे रहते थे। देखिए लिखा हुआ है, ये शहर मत्स्य ग्रहण, मतलब मत्स्य पालन करने वाले लोग रहते थे, जो समुद्र से मछली पकड़ के लाते थे, मछुआरे लोग, तो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र थे पहले तो ये। या फिर यहाँ पर बहुत सारे बुनकर लोग रहते थे जो कुछ ना कुछ बनाते थे, छाबड़ी वगैरह बनाते थे, इस तरह के बहुत सारे लोग रहते थे। तो मत्स्य ग्रहण और बुनाई गांव से व्यापारिक केंद्र तक ये नगर कैसे पहुंच गए। शुरू में ये नगर केवल मत्स्य ग्रहण और बुनाई केंद्र होते थे, और ये बड़े व्यापारिक केंद्रों तक कैसे पहुंच गए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कैसे हुई। पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया, तो बंगाल से सबसे पहले भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो गई। तो औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले भारत में जो अन्य लोग थे, दूसरा शासन चल रहा था मध्यकाल में, जो मुगल सत्ता भारत में थी, उस समय भारत के नगर किस तरह के थे, कस्बे होते थे, नगर होते थे, वो किस तरह के थे, वो हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कस्बे और गांव में फ़र्क क्या होता है, ग्रामीण जीवन और कस्बे के जीवन में क्या फ़र्क होता है, वो हम समझेंगे। तो देखिए, जैसा आप सिंपल जानते हो कि गांव में विरल जनसंख्या होती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, जगह खूब होती है लेकिन रहने वाले लोग कम होते हैं, तो घर दूर दूर होते हैं, छितरी हुई जनसंख्या होती है। जबकि कस्बों में सघन जनसंख्या होती है, घर नज़दीक नज़दीक रहते हैं, जगह खाली कम होती है और जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, उनके आजीविका के साधन क्या होते हैं, तो गाँव में या तो लोग कृषि करते हैं, साथ ही वो जंगल से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, उनसे अपना जीवन चलाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो गांव में, जबकि कस्बों में व्यापारी लोग या प्रशासक लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, बंगाल की जमींदारी व्यवस्था, तो अपन ने देखा था कि गांव में तो किसान लोग रहते थे और जो जमींदार वर्ग होता था वो कस्बे या नगरों में रहता था। तो इस तरह से हम इसको पहले समझते हैं कि कस्बे और गाँव में क्या फ़र्क है, कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, ग्रामीण इलाके या गांव क्या होते हैं, गांव में लोग खेती, जंगलों से प्राप्त ग्रहण और पशुपालन के द्वारा अपना जीविका निर्वाह करते हैं, जीवन चलाते हैं।
ठीक है। तो गांव में मुख्य व्यवसाय लोगों का क्या होता है? खेती, जंगलों से प्राप्त वस्तुएं और साथ ही में पशुपालन। जबकि नगरों में क्या होता है? देखिए, कस्बों में, कस्बे की बात करेंगे तो कस्बों में शिल्पकार लोग रहते हैं जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है तो उनके सामान जल्दी बिक जाते हैं। व्यापारी और प्रशासक तथा शासक वर्ग रहते हैं। प्रशासक समझ गए आप? जैसे कुछ ना कुछ कोई सरकारी नौकरी वगैरह है, वो लोग प्रशासक वर्ग होते थे उस समय। जैसे मुगल काल जब चल रहा था तो मुगल काल में एक कस्बे को और एक नगर को संभालने के लिए एक होता था कोतवाल, आज की पुलिस जैसी व्यवस्था कुछ होती थी। तो इस तरह के जो प्रशासक वर्ग थे वो कहाँ रहते थे? कस्बों में। शासक वर्ग भी कस्बों में रहता था, जैसे बंगाल के जमींदार वगैरह जो वर्ग थे वो कस्बों में रहते थे। तो फिर से देखिए, कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक वर्ग रहते थे, जबकि गाँव में आजीविका के साधन उन लोगों के अलग होते थे। या तो वो कृषि करते थे, या पशुपालन करते थे, या जंगल से प्राप्त वस्तुओं से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कस्बे और गाँव का जीवन बिल्कुल अलग नहीं था। कई बार गांव के लोग ही कस्बों में जाके बस जाते थे। जैसे कई बार गांव में अकाल पड़ जाते थे तो खेत में कुछ पैदा नहीं होता था, तो वो लोग गांव को छोड़ के कस्बों में चले जाते थे और कस्बों में शरण ले लेते थे। वहां कुछ मजदूरी, खेत में तो काम होगा नहीं तो कस्बों में कुछ मजदूरी कर लेंगे, कुछ दूसरा काम धंधा ढूंढ लेंगे। इसलिए तो गांव के लोग ही कहां पहुंच गए अकाल के समय? कस्बों में शरण ले लेते थे। या कभी किसान जब लंबी तीर्थ यात्राओं पे जाते थे तो वो कस्बों में शरण लेते थे, बीच बीच में कस्बे आते थे, उनमें वो रुकते थे। दूसरी तरफ कस्बों पे जब कभी शत्रु के आक्रमण होते थे, जैसे 1857 की क्रांति है, उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण कस्बों पे होते थे। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कस्बों पर जब हमला किया तो कस्बे के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए गांवों में आ गए और गांवों में आके उन्होंने शरण ली। तो इस तरह से सब चलता रहता था। कस्बे और गांव का जीवन बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, बहुत ज़्यादा अलग लोग नहीं थे। तो देखिए, गांव और कस्बों में पृथकता अनिश्चित होती थी। ये तो हमने एक उदाहरण लिया है कि इसको गांव कहेंगे जहां इस तरह की जीविका होगी, और इस तरह की जीविका होगी वो कस्बे कहलाएंगे। लेकिन बिल्कुल अलग भी नहीं थे, अनिश्चित थी उनकी, अलग करना उनको निश्चित नहीं होता था कुछ। अकाल के समय ग्रामीण लोग कस्बों में जमा हो जाते थे, गांव के लोग अकाल के समय कस्बों में आ जाते थे मजदूरी वगैरह ढूंढने। खेत में तो कुछ काम धंधा बचा नहीं है, बारिश नहीं हुई इसलिए। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे, यह भी हमने बात की। अगला है व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल ले जाकर गांव में बेचते थे। देखिए, उदाहरण समझिए कि किसान जब अपने खेत में फसल पैदा करेगा तो अपने खाने पीने का अपने घर में रखेगा, और बाकी फसल जब उसे बेचनी है तो उस फसल को वो कस्बे में लेके आता था, कस्बे में बेच देता था। तो किसान अपनी फसल कस्बे में लेके आया, कस्बे में उसने बेची। फिर ऐसा भी होता था कई बार कि कस्बों में जो व्यापारी या फेरी वाले लोग होते थे, फेरी वाले जो साइकिल या रिक्शा पे अपना सामान रख के गाँव में फेरी लगा के बेचते हैं, वो शहर से कुछ सामान या कस्बों से कुछ सामान खरीद कर गाँव में बेचने आते थे। तो इस तरह कस्बे और ग्रामीण जीवन बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। आगे देखिए बच्चों, एक उदाहरण है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन, कि कस्बे के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे। हमने देखा कि कभी कस्बों पे जब आक्रमण हो जाता था तो वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए गाँव में जाके शरण लेते थे कस्बे के लोग। ऐसा एक उदाहरण है 1857 की क्रांति जो हमने पढ़ी। उस समय अंग्रेजों ने जब दिल्ली में विद्रोह को दबाया तो दिल्ली के लोगों ने फिर गांव में जाके शरण ली अपनी जान बचाने के लिए। और दिल्ली में एक शायर था, आपने खूब नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब ने कुछ चीज़ें, कुछ बातें लिखी है यहाँ पर कि कैसे दिल्ली में विद्रोह को दबाया जा रहा था और दिल्ली के लोग गाँव की तरफ शरण लेने के लिए भाग रहे थे। तो देखिए, 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने इस प्रकार किया है। तो मिर्जा गालिब दिल्ली के थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी। उन्होंने बड़ी नज़दीक से दिल्ली में देखा था उस क्रांति को, और बाद में क्रांति को दबाया जा रहा था तो उन दृश्यों को भी देखा था। तो जब क्रांति को दबाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, विद्रोहियों को मार रहे थे और साथ में जो साधारण जनता भी रोड पे दिख जाती थी तो उसे भी विद्रोही समझकर मार दिया जाता था। तो दिल्ली के लोग जान बचाने के लिए गाँवों की तरफ भाग रहे थे शरण लेने के लिए। वो चीज़ें मिर्जा गालिब ने हमें यहाँ लिख के दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेता कौन थे? ब्रिटिश विजेताओं ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया।
जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। जो भी सड़क पर साधारण लोग भी दिखता था तो उसे विद्रोही मानकर मार दिया जाता था। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट, दिल्ली में जगह है कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बन रही थी या बनी रही 3 दिनों तक। 3 द्वार अजमेरी मतलब अजमेरी गेट, तुर्कमान और दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में थे। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे अभी तक विद्रोहियों का ही कब्जा था, अंग्रेजों ने विद्रोह को नहीं दबाया था। तो यहां भी विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सेना आगे बढ़ रही है। इसी प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया था। बड़े परेशान थे लोग, उनके चेहरे पे डर दिख रहा था, रंग उड़ गया था उनके चेहरों का। और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लग गए थे। ये जगह जो है कौन कौन सी, अजमेरी गेट, तुर्कमान और दिल्ली, इन जगहों को छोड़ के जा रहे थे लोग, डर रहे थे कि अंग्रेज आएंगे, विद्रोह को दबाने, मारकाट मचाएंगे। शहर के बाहर छोटे गांवों और देव स्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार कर रहे थे। यहां से चले गए और ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मंदिर थे जिन्हें देव स्थान लिखा गया है, वहां पर जाकर शरण ली और वहीं रह के इंतजार करने लग गए कि जब दिल्ली का माहौल सामान्य हो जाएगा तो हम वापस से वहां जाके रहेंगे। तो हमने देखा कि कस्बों के लोग किस तरह से शत्रु के आक्रमण के समय या युद्ध के समय गांव में शरण लेते थे और गांव के लोग किस तरह कस्बों में भी आते जाते रहते थे। अब हम देख रहे हैं कि शहर आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि शहर 16वीं और 17वीं, ध्यान देना 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल सत्ता और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। समझना इस चीज को कि औपनिवेशिक शासन तो भारत में कब शुरू हुआ, 1757 ईस्वी में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। तो औपनिवेशिक शासन से पहले मध्यकाल की हम बात करें इतिहास में तो भारत पे मुगलों का शासन था और मुगल शासन में भी हमारी कला और संस्कृति का बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ और बहुत बड़े बड़े सुंदर नगर बसाए गए थे। जो मुगल राजधानियां थी आगरा, दिल्ली और लाहौर, उन शहरों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो लिख रहे हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी मतलब मध्यकाल में क्या 3 मुख्य नगर थे भारत में, आगरा, दिल्ली और लाहौर, और यहां पर मुगल सत्ता और संस्कृति के ये प्रमुख केंद्र थे। कैसे बदलेगा औपनिवेशिक शासन आने के बाद, पहले आगरा और दिल्ली मुख्य नगर थे, एक तरह से दिल्ली और आगरा से ही भारत का शासन चलता था। अंग्रेजों ने बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की तो एक तरह से कलकत्ता उनका मुख्य केंद्र बना और भारत की राजधानी के रूप में क्या स्थापित हो गया, कलकत्ता। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कि औपनिवेशिक शासन से पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल शासन था और उस समय भारत के मुख्य नगर कौन कौन से थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर। और यहां कौन रहते थे इन नगरों में, देखिए मनसबदार, मुगल बादशाह भी रहता था। ये नगर कुछ इस तरह से बने होते थे, बीच में एक किला होता था, किले के अंदर बड़े बड़े महल होते थे और इन महल में मुगल बादशाह, उसका परिवार और बड़े बड़े कुछ अधिकारी, मनसबदार वगैरह जिनको कहते थे, वो रहते थे। फिर इसके बाद पूरा शहर बसा होता था, इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते थे इस शहर में, आगरा, दिल्ली और लाहौर में कुछ इस तरह। फिर इन लोगों की भी हिफाजत करने के लिए इस तरह से बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इनमें कुछ दरवाजे होते थे, जैसे ये कुछ दरवाजे छोड़ दिए लोगों के आने जाने के लिए। तो इस तरह से नगर भी चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ होता था। बीच में एक और किला होता था जिनमें राजा सुरक्षित रहता था और बड़े बड़े महल इनमें बने होते थे। तो इनमें कौन रहते थे इन नगरों में, मुख्य रूप से मनसबदार। मनसबदारी व्यवस्था होती थी मुगलों के समय, ये बड़े अधिकारी कह सकते हैं हम मुगल काल के। जागीरदार और अन्य प्रशासक वर्ग और व्यापारी लोग यहां पर रहते थे मुगल नगरों में, जो कौन कौन से थे, आगरा, दिल्ली और लाहौर। अब बात करें कि दक्षिण भारत में नगरों की क्या स्थिति थी, तो देखिए दक्षिण भारत में धार्मिक माहौल बहुत ज़्यादा था। तो दक्षिण भारत में उन नगरों का ज़्यादा उत्थान हुआ जहां पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे। देखिए दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई, कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होते थे। ये भी बड़े नगर थे दक्षिण भारत के, मदुरई और कांचीपुरम, यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे। इन मंदिरों में मेले और उत्सवों का आयोजन होता था। तो उन मेले और उत्सवों में
आते थे लोग, आसपास के मंदिर के दर्शन करने आते थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते थे इन नगरों में। अब इतनी भीड़ जब यहाँ पे आएगी तो ये नगर व्यापार के भी मुख्य केंद्र बन गए। उत्तर भारत में तो नगर राजनीति की दृष्टि से विकसित हो रहे थे और दक्षिण भारतीय नगर धार्मिक दृष्टि से विकसित हो रहे थे। ये बात समझनी है यहाँ पे। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। जब इतनी भीड़ यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करने और मेले उत्सव में भाग लेने आएगी तो व्यापारियों के मुख्य केंद्र ये बनी जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो लोग बेचने आते थे। तो हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले जहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित थी, उनकी जो राजधानियाँ थी वो भारत के मुख्य नगर थे। हम आगे जब पढ़ेंगे ना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, वो अभी तक बड़े नगर नहीं थे। अभी तक बड़े नगर कौन कौन से थे? आगरा, दिल्ली और लाहौर। अब देखिए 18वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन होने लग गया। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लग गया था, बदल रहा था धीरे धीरे, और राजनीति तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख और नए नगर विकसित होने लग गए थे। नए नगरों का विकास अब होना शुरू हो गया था। कैसे? देखिए, पहले भारत में मुगल सत्ता थी, राजधानी उनकी मुख्यतः दिल्ली, आगरा, कभी कभी लाहौर भी होती थी। लगभग भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर उनका शासन था मुगल बादशाहों का, तो ये मुख्य नगर थे उनके। अब जब औरंगजेब, मुगल बादशाह कौन कौन थे आप पढ़ोगे, जो बीच की किताब है सेकंड भाग इतिहास का, उसमें कुछ पढ़ोगे इस बारे में, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह नहीं है। ये तो आपको पता होगा कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ना 1857 की क्रांति, उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो अंतिम मुगल बादशाह थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए मुगल बादशाह, वो उतने ताकतवर नहीं थे, अपने प्रशासन को ठीक से संभाल नहीं पाए, और उनके समय क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लग गया। देखना, समझना कि औरंगजेब के बाद जो कमजोर मुगल बादशाह आए, उनके समय केंद्रीय सत्ता में ताकत रही नहीं, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जो छोटे मोटे राजा थे, किसी ने बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया जाके, किसी ने अवध में अपना राज्य स्थापित कर लिया, किसी ने पंजाब में, जैसे मराठा थे, दक्षिण में टीपू सुल्तान था। तो ये बहुत सारे दूसरे नगर थे, ये विकसित होते चले गए। मतलब धीरे धीरे क्या कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में बदलने लग गया। कैसे बदला? कि जो दिल्ली, आगरा, लाहौर थे, उन नगरों के मुकाबले दूसरे जो छोटे नगर थे वो विकसित होते चले गए, क्योंकि वहां पर राजा जो थे उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। देखिए, समझिए अगली लाइन में कि मुगल सत्ता के कमजोर होने के साथ ही मुगल राजधानियां दिल्ली, आगरा अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया इन्होंने। मुगल सत्ता कमजोर हो रही है तो अब इनका भी प्रभुत्व, इन नगरों का प्रभुत्व कम हो रहा है। कौन से नगर उभरे? नई क्षेत्रीय ताकतों के विकास के साथ ही लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टनम कर्नाटक में पड़ता है, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आदि नगरों का महत्व बढ़ने लग गया। मुगल शासन कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तो ये जो नगर थे मुगलों के, ये तो कमजोर पड़ने लग गए, इनकी चमक अब उतनी रही नहीं, और नए नगरों का उदय हुआ। तो जो लोग थे, जैसे कलाकार, मुगल दरबार में रहते थे, संगीतकार, चित्रकार, ऐसे बड़े बड़े कलाकार थे, वो भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में इन नगरों को छोड़कर इन नए नगरों में जाने लग गए। व्यापारी भी व्यापार करने के लिए उन नगरों में पहुंचने लग गए। इसलिए अब ये नगर सिकुड़ते चले गए, इनकी चमक हल्की पड़ने लग गई और नए चमकते हुए शहर ये बन गए थे। ये परिवर्तन मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद शुरू हुआ। लेकिन अब जब भारत में नया औपनिवेशिक शासन शुरू होगा तो फिर इनके बाद दूसरे नगर उभरेंगे, वो हम इस अध्याय में पूरा पढ़ेंगे। देखिए, इसी समय पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी बसाया गोवा में। जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, उसी समय यूरोपीय लोग भी भारत में आ गए, और वो भारत में मुख्यतः व्यापार करने आए थे, समुद्री रास्ते से आए थे। तो समुद्र के आसपास जो नगर थे उनमें उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। अब यूरोपीय लोग क्या करते थे? यूरोप से जहाज़ों में सामान भर के लाते थे, उस सामान को भारत के बंदरगाहों पर उतार कर और बेचते थे। फिर भारतीय सामान खरीदते थे और जहाज़ों में भर के यूरोप भेज देते थे। तो जो व्यापारी होते थे भारत के अलग अलग नगरों के, वो अब इन नए नगरों की तरफ आने लग गए जहाँ पर यूरोपीय बस्तियाँ होती थी, ताकि वो यूरोपीय सामान को खरीद कर भारत में बेच दें और भारत से सामान खरीद के यूरोपियों को बेच दें। इसलिए व्यापारी किन नगरों की तरफ आकर्षित हुए थे? इन नए नगरों की तरफ जो यूरोपीय लोगों के द्वारा बसाए जा रहे थे। तो देखिए,
इसी समय पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो तमिलनाडु में पड़ता है, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया, जिससे नए नगर विकसित होने लग गए। समझ गए ना, व्यापार के मुख्य केंद्र बन गए ये नगर, तो भारतीय व्यापारी भी इस तरफ आने लग गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान, ध्यान से समझना, क्या हुआ कि शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। जब 18वीं शताब्दी खत्म हो रही है, उस समय तक जो हमने अभी पढ़ा था लखनऊ वगैरह जैसे नगर, वो भी फीके पड़ने लग गए, क्योंकि वो जल मार्गों पर स्थित नहीं थे। यूरोपीय लोग जल से, समुद्री रास्तों से व्यापार करते थे, तो समुद्री रास्तों पर या जल मार्गों पर जो नगर पड़ते थे उनका विकास होता गया। मुख्यतः जो बंदरगाह नगर थे उनका विकास होता गया। यही लाइन है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान, जो जमीन पर स्थित नगर थे, समुद्रों के आसपास या नदी मार्गों के आसपास नहीं थे, उनका स्थान कौन से ले रहे हैं? शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने लेना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्यकाल या कह दिया अपन ने पूर्व औपनिवेशिक काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक नगर कैसे बदलते गए। अब जो समुद्रों के आसपास नगर हैं वो विकसित होते जाएंगे, यूरोपीय व्यापार करने आ रहे हैं, इसलिए मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हो गया। मध्य 18वीं शताब्दी से एक नया चरण शुरू हो गया था, क्योंकि 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। फिर अंग्रेजों ने अन्य यूरोपीय शक्तियां, जैसे हमने पढ़ा था ना, डच, पुर्तगाली, इन सबको धीरे धीरे अंग्रेजों ने हराया। आपस में लड़े पुर्तगाली लोग भारत में आके, सबको हराया, और भारत में मुख्य शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति बनकर कौन उभरे? अंग्रेज। तो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं देखो, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे बंदरगाह नगर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरने लग गए थे। ठीक है, तो अब नए नगर, क्योंकि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में भारतीय राजा को हराया था जिसका नाम था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और फिर अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया, और बंगाल में एक नया नगर अंग्रेजों ने विकसित किया जिसका नाम था कलकत्ता। उन्होंने दक्षिण में भी एक नया नगर विकसित किया जिसका नाम था मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, और एक बंबई मुख्य बंदरगाह अंग्रेजों का था। तो अब इन नगरों का विकास होगा और बाकी नगर कमजोर पड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। इसी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।